डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और कल हम लोगों ने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। आज उसी को और हम क्लियर करेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसमें आप बतलाया गया है कि जिस तरह से तार होता है ये, और तार में जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा पहुंचती है इलेक्ट्रॉन के चलने में, या यूं कहें कि आवेश के चलने में कुछ बाधाएं पहुंचती हैं मार्ग में। उस बाधा का नाम है प्रतिरोध। लेकिन जब हम सेल से धारा लेते हैं तो सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर यहाँ पर अंदर केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स में पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस भी मूव करते हैं। इनके मूव करने से ही धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो निगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं, जब इस सॉल्यूशन में मूव करते हैं तो वे भी कुछ विरोध का सामना महसूस करते हैं, सामना करना पड़ता है उनको विरोध का। तो वो जो विरोध है उसी विरोध का नाम है प्रतिरोध। क्योंकि ये सेल के अंदर ये हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल का आंतरिक मामला है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जो इसमें सॉल्यूशन है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव करते रहते हैं। इनके मार्ग में अगर कहीं कुछ बाधा पहुंचती है तो उस बाधा का नाम होता है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध। ओके, तो अब देखिए, जैसे हम लोग अक्सर सेल जब बनाते हैं तो जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल, तो सेल का ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसको सिंबलाइज हम कैसे करते हैं? सिंबल में अगर दिखलाना हो तो कैसे दिखलाते हैं? प्लस वाले प्लेट को थोड़ा लंबा कर देते हैं ज़्यादा, और माइनस वाले प्लेट को छोटा रखते हैं। तो यह जो प्लेट है ये सेल के प्लस को ये इंगित करता है, और यह जो छोटा प्लेट है ये सेल के ऋण प्लेट को इंगित करता है। और इस तरह से, हाँ, और अच्छा से समझने के लिए यहाँ माइनस और प्लस भी हम लिख देते हैं, या लिखा हुआ बुक्स वगैरह में भी मिलता है, या हम भी लिखते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस प्लस लिखा जाए। बस आप लंबी लाइन बना देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और छोटी जो लाइन होगी ये निगेटिव होगा। और इस तरह का चित्र आपको कहीं बुक में दिखता है तो समझिए कि ये क्या है, सेल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी चित्र दिखता है कि इसी तरह के कई सेल होते हैं। इस तरह का भी चित्र आपको दिखेगा ऐसे। अब इसमें देखिए, इसमें 3 सेल दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 3 सेल को एक साथ क्यों बना दिया गया? तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक सेल उतनी प्रबल धारा नहीं दे पाता है, एक सेल, हमें प्रबल धारा की अगर आवश्यकता होती है तो हम कई सेलों को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा टॉर्च को, टॉर्च एक सेल का भी आपने देखा होगा, 2 सेल का भी देखते हैं, 3 सेल 5 सेल तक टॉर्च कंपनियां बनाती हैं। तो आप एक सेल का अगर टॉर्च यूज करेंगे तो उससे कितनी लाइट निकलेगी? 2 सेल के टॉर्च से कितनी लाइट निकलेगी? स्वाभाविक है, डबल, मतलब ज़्यादा लाइट निकलेगी। इसी तरह से सेल की संख्या बढ़ेगी तो सभी सेल मिलकर एक प्रबल करंट उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जब कई, जैसे ये मैं आपके टॉर्च में किस तरह से लगा होता है उसी को मैं सेट कर रहा हूँ श्रेणी क्रम में। ये सेलें लगी हुई है टॉर्च के अंदर ना, ऐसे टॉर्च होता है ना। अब यहाँ पर इस तरह से होगा, इससे लाइट निकलता है। ओके, यहाँ पर ये टॉर्च है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक सेल है, 2 सेल है, मतलब 3 सेल इस टॉर्च में लगी हुई है। तो सेल जब कई होते हैं तो उसी व्यवस्था का नाम बैटरी है। बैटरी शब्द अक्सर सुनने में आता है, इन्वर्टर की बैटरी या किसी व्हीकल की बैटरी या टॉर्च की बैटरी भी हम कह देते हैं। लेकिन बैटरी में और सेल में अंतर क्या है ये हम लोग को जानना चाहिए। ये सेल हो गया, ये बैटरी है, इन दोनों में अंतर क्या है? सर वीडियो रुक गई है।
हाँ, वीडियो रुक गई है तो वही थोड़ा नेट वगैरह का प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ तो वीडियो वगैरह सब भेजा जा रहा है, कहीं से रुका नहीं है। नेट प्रॉब्लम है आज, क्योंकि बादल आज था, मौसम भी खराब था, सुबह में तो हम एक पीरियड पढ़ा भी नहीं पाए, तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, तो सेल का मतलब कि एक इकाई अगर ये व्यवस्था है तो वही सेल है। लेकिन अगर ये कई सेल हों और ये जुड़े हुए हों तो संयुक्त रूप से इसको हम बैटरी कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये हम कह सकते हैं। तो बैटरी ऑफ सेल के बारे में आपने जाना। चलिए, अब जब आंतरिक प्रतिरोध सेल का बहुत कम होता है, कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध सेल का बहुत ही कम है तो उस स्थिति में हम आंतरिक प्रतिरोध को शो नहीं करते हैं। लेकिन जब आंतरिक प्रतिरोध अच्छा खासा हो तो हम वहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को शो करते हैं। लेकिन वह प्रतिरोध तो सेल के अंदर होता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर दिखलाते हैं चित्र में। सिम्बलाइज करने का यही तरीका है, आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर दिखलाते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को कल भी हमने बताया था कि इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लेकिन कहीं लड़के कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई आंतरिक प्रतिरोध सेल का है कि बाहर तार का प्रतिरोध है, कोई इसमें डिवाइस लगा हुआ है, उस डिवाइस का प्रतिरोध है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इस पूरे व्यवस्था को हम इस तरह से डॉटेड लाइन के द्वारा बंद कर देते हैं। अब डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरह से हमने बंद कर दिया इसमें, तो अंदर की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से ये सेल की व्यवस्था है। ये सेल हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, जो ई हम लोगों ने कल पढ़ा, हालांकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर अदिश राशि है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसकी दिशा बताते हैं। ऋण से धन की ओर विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दिशा दिखलाया जा रहा है तो कहीं ये विद्युत वाहक बल सदिश तो नहीं है। विद्युत वाहक बल सदिश नहीं होता है, लेकिन दिशा इसमें अवश्य दिखलाया जाता है। और विद्युत वाहक बल की दिशा होती है ऋण से धन के तरफ, और इस तरह से हम लिखते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर एक इस तरह से जीरो जैसा बना हुआ है और तीर ऐसे हमने दिखला दिया। तीर किधर से किधर दिखला रहे हैं? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर दिखला रहे हैं, और यहाँ पर ई लिख दिया जाता है ऊपर। कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा ना, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ये ना हो तो फिर ये तो सदिश कहलाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल सदिश नहीं होता है, ये क्लियर है। तो इस तरह से हम सेल को शो करते हैं किसी परिपथ में। इसके बारे में आपने जान लिया है। अब आइए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अंदर जो प्रतिरोध है मतलब स्मॉल आर, वो अंदर बोल्ट का पतन करता है, बोल्ट को गिरा देता है, और बाहर जो बोल्ट प्राप्त होता है किसी डिवाइस को, ठीक ना, वही काम करता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की बातें हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो उसको लेकर आप बाजार जाते हैं। तो बाजार जाते हैं तो भाई घर से बाजार जाने के लिए आपने कोई गाड़ी ले लिया, तो गाड़ी से आप जा रहे हैं, 10 रुपीज उसका भाड़ा हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 90 रुपये। 90 रुपये आपके पास बचे। तो अब बाजार में जाकर आप खरीदारी करते हैं। मान लीजिए 90 रुपये का कुछ सामान आपने ले लिया, तो यहाँ पर देखा जाएगा खर्च। तो जो खर्च होगा, तो एक तो खर्च ऐसा होता है कि आप रुपए देते हैं और ठीक उस मूल्य के बराबर आपको कोई सामान मिल जाता है। और एक वो खर्च होता है कि खर्च तो आप कर देते हैं लेकिन वो फिर वापस नहीं होता है। जैसे आप
कहीं गए चाय पीने लगे तो भाई चाय का पैसा दिए तो चाय आपने लिया है, तब आपने पैसा दिया है। लेकिन वही किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं तो जो भाड़ा आप दिए हैं तो उस भाड़ा में आपको मिला कुछ नहीं, वस्तु के रूप में आपको कुछ नहीं मिला। बस आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया, लेकिन आपके हाथ में कुछ लगा नहीं। तो एक खर्च वो होता है जो दिखता नहीं है और एक खर्च वो होता है जो दिखता है। तो जो खर्च दिखता है, ठीक ना, जैसे आप गए अपने नज़दीकी डीलर के पास और वहाँ से आपने एक बाइक ले लिया, तो वहाँ गए आए, ये इसमें जो खर्च हुआ वो खर्च नहीं दिखता है। लेकिन बाइक आपने घर में रखा है तो बाइक हमेशा नज़र आता है कि हाँ भाई 80,000 का हमने बाइक लिया है, 80,000 का बाइक हमेशा हमारे सामने दिखता है। माने उसमें एक ग्लानि नहीं होती कि हमारा पैसा तो खर्च हो गया, मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर वही हम किसी फंक्शन वगैरह में खर्च कर देते हैं तो भाई लोग आए खाए पिए गए तो वो तो दिखता नहीं है सामान के रूप में, तो फिर वहाँ पर लगता है कि भाई हमारा तो 80,000 रुपये ऐसे ही फंक्शन वगैरह में खर्च हो गए। तो ये खर्च भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हो गया सो हो गया, फिर वो वापस होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ खर्च ऐसा होता है कि खर्च तो करते हैं लेकिन उसके बदले में उसके बराबरी का, उसके मूल्य का जरूर आपको कोई सामान मिल जाता है, और वह सामान अपनी उपस्थिति देकर हमेशा आपको राहत देती है कि नहीं, आपने जो खर्च किया है मैं तो यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर वही बात समझना है, जैसे हमने कहा कि विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देता है उसी ऊर्जा का नाम है सेल का विद्युत वाहक बल, अगर 1 कूलाम आवेश को दिया जाए तो। ओके, अब जो सेल ऊर्जा दे रहा है तो जो ऊर्जा इधर सेल के अंदर ही खर्च हो जाती है, बिल्कुल मतलब वोल्ट के रूप में जो पतन हो जाता है, उससे हमको कुछ लाभ दिखता हुआ नहीं मिलता। लगता है कि भाई हमारा तो पोटेंशियल सेल में ही ड्रॉप कर गया, 2 वोल्ट ड्रॉप कर गया, तो लगता है कि वो तो मेरा पोटेंशियल बिल्कुल बर्बाद हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ खर्च ऐसे होते हैं कि वो तो करने ही पड़ेंगे, उसके किए बगैर काम चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि सेल से हम करेंट लें बाहर, मतलब अपने मतलब का काम करें, और जब करंट सेल से चले तो सेल के अंदर कुछ खर्च ना हो, कुछ विभव पतन ना हो, कुछ पोटेंशियल ड्रॉपनेस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही, कुछ खर्च होगा ही। तो यहाँ पर होगा क्या कि कुछ विभव का पतन हो जाता है। जैसे अगर ये विद्युत वाहक बल मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो इसमें हो सकता है कि 2 वोल्ट अंदर ही खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो हमारे हाथ में बचा क्या, 3 वोल्ट बचा। अब 3 वोल्ट से चाहे हम पंखा चला लें, 3 वोल्ट से चाहे हम बल्ब जला लें, 3 वोल्ट से चाहे कोई हम स्पीकर बजा लें, ये काम कर सकते हैं। तो 3 वोल्ट से अगर आप बल्ब जला रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे भाई ठीक है, हमने तो बल्ब जलाया, हम अपना काम किए, यहाँ पर जो खर्च हुआ वो तो लगता है कि हमारा खर्च जायज़ है। अगर आपने यहाँ पर स्पीकर बजाया है तो भी लगता है कि ठीक है, स्पीकर में हमने सॉन्ग वगैरह बजाया, म्यूजिक वगैरह बजाया, वो हमारे मकसद का था। अगर यहाँ पर आप पंखा चलाते हैं तो भाई ठीक है, पंखा हमने चलाया, पंखा का हवा खाया, यानी वो भी हमारा मकसद का है, जायज़ है। लेकिन ये 2 वोल्ट जो इसके अंदर खर्च हो गया वो नाजायज़ लगता है, वो लगता है कि वो तो बेकार हो गया, 5 वोल्ट कंपनी ने लिखा है कि देगा और ये तो केवल 3 वोल्ट का ही लाभ ले पा रहा हूँ, 2 वोल्ट तो सेल के अंदर ही खत्म हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो वो जो खर्च है वो थोड़ा सालता रहता है, वह खर्च हमें थोड़ा परेशान जरूर करता है, लेकिन वो खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो वह खर्च जो हमको नुकसान में डालता है, ठीक ना, उसी को पतन कहते हैं। तो रुपया खर्च करना पतन नहीं है भाई। जो धन हम खर्च करते हैं ना, धन, तो उसको हम पतन नहीं कहेंगे। धन अगर ऐसे
कार्य में खर्च किए जिस कार्य का कोई मतलब है, तो वह खर्च, वह कार्य आपकी संपत्ति होती है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें 10 लाख रुपए लग गए, तो आपका ये पतन नहीं है, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया लेकिन उसके बदले में आपने एक प्रॉपर्टी कर ली, तो वह पतन नहीं है, वो विकास है और डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो दिखता नहीं है, वो खर्च फिर वापस नहीं होता। अब इंजॉयमेंट में, दोस्तों के इंजॉयमेंट में तमाम, मतलब आपने खर्च कर दिया, 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए इंजॉयमेंट में, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में, तो फिर वो पैसा आपको दिखेगा नहीं, वो पतन है। पतन कहते हैं ना गांव में, फला पतन के रास्ते पर चल दिया है, मतलब बर्बादी के रास्ते पर चल दिया है। पैसा खर्च तो कर रहा है लेकिन गलत जगह पर खर्च कर रहा है, गलत लोगों के साथ पैसा खर्च कर रहा है, उस खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो खर्च है वो पतन है। तो यहां पर बोल्ट में जो सेल के अंदर खर्च हुआ वो पतन है, और जो सेल के बाहर खर्च हुआ वो विकास है। यही समझिए, ये पतन है और बाहर जो खर्च हो रहा है वो विकास है। तो यहां पर जो पतन हो रहा है, उस पतन का नाम है विभव पतन। विभव पतन यहां पर जो हो रहा है, जैसे हम निकालेंगे कितना लाइट निकला, कितना साउंड आया ना, कितना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ, तो ये सब हमारे फायदे की चीजें। ओके, तो अब हम यहां से दो बात करेंगे। एक बात हम करेंगे सेल के बाहर और एक बात करेंगे सेल के अंदर। तो जैसे यहां पर करंट जो चल रहा है, करंट, वो आई करंट यहां से निकला सेल के धन प्लेट से, और ऐसे चलते हुए ये पहुंचा है कहां, ये प्रतिरोध दिखलाया गया है। ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। इसमें क्या है, ये अमीटर है जो करंट का मेजर करता है कि कितने एम्पियर का करंट है, इस तरह से, और ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हम निकालेंगे टोटल सेल ने कितना एनर्जी दिया। तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देती है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। और इस फार्मूले को कल हम लोगों ने लिखा था, E = W/Q, जहां W कार्य भी है, W ऊर्जा भी है। अब यहां से अगर हम यह निकालना चाहें कि टोटल सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है, तो बस यहां पर तिरे गुणा कर दीजिए, W = EQ। तो सेल द्वारा कुल ऊर्जा दी जा रही है EQ। ठीक है, Q जो है ये वैद्युत आवेश है, और वैद्युत आवेश का फार्मूला आप पढ़ रखे हैं पहले से, Q = IT, विद्युत धारा गुणा समय। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, W = EQ तो है लेकिन E तो है, तो E के जगह पर E लिखेंगे, Q के जगह पर हम IT भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया W = EIT। अब यहाँ पर जो सेल द्वारा ऊर्जा दिया जा रहा है, अगर उसको हम दो भाग में बांट दें, एक वह भाग जो सेल के अंदर ही रह जा रहा है और एक वह भाग जो सेल के बाहर आ रहा है, तो ये जो वर्क होगा ये तो टोटल वर्क है जो दिया गया है सेल के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो बाहर जो ऊर्जा निकल रही है उसको हम कहेंगे W बाह्य, एक्सटर्नल। और जो अंदर ही ऊर्जा लोप हो जा रही है, जिस ऊर्जा का पतन हो जा रहा है, उसको कहेंगे W
आंतरिक, इंटरनल, बस छोटा सा मैंने इसको लिख दिया। तो अब चलिए ये हो गया W इज इक्वल टू W बाह्य। W बाह्य कैसे निकलेगा? E के जगह पर क्या होगा? V होगा। कल भी हमने बताया था कि बाहर दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। तो बाहर क्या होगा? विभवांतर होगा V। धारा तो यहाँ बाहर भी I है और समय तो ठीक है T है, तो ये हो गया VIT। ओके, अब आ जाइए अंदर, ये हो गया बाह्य के लिए W बाह्य प्लस W अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर जो विभव का पतन हो रहा है उस विभवांतर को अगर हम स्मॉल v लिख दें तो ये स्मॉल v हो गया, धारा वही रह जाएगी और ये T। तो यहाँ पर एक बार फिर आप समझने का कोशिश कीजिए, ये W क्या है? ये W है EIT, विद्युत वाहक बल गुणे धारा गुणे समय। तो इस W के स्थान पर भी हम लिख सकते हैं EIT। अब आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो E क्या है? E सेल का विद्युत वाहक बल है। ओके, I सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा, T समय है, इज इक्वल टू V क्या है? बाह्य परिपथ का विभवांतर है, I धारा, T समय, प्लस ये स्मॉल v क्या है? स्मॉल v सेल के अंदर जो विभव पतन हो रहा है वह है, और I T। ओके, एक सूत्र हमने पढ़ा है ओम के नियम से, V इक्वल टू I R, यानी कि विभवांतर के जगह पर, इस वोल्ट के जगह पर हम I R भी लिख सकते हैं। तो आज ही यहां पर हम लिख रहे हैं E I T, ठीक है, यहाँ पर V I T हमने लिख दिया, प्लस यहाँ जो विभव पतन है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अगर बाह्य परिपथ का अगर विभवांतर है तो हम ऐसे लिखेंगे आई आर, क्योंकि बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, और ये विद्युत धारा आई है। लेकिन यही सेल के अंदर की बात करें तो धारा तो आई ही रहेगी, लेकिन सेल के अंदर का जो प्रतिरोध है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। तो कैपिटल V के जगह पर आप आई आर लिखेंगे और स्मॉल v के जगह पर आप आई स्मॉल r लिखेंगे। ओके, तो यहां पर मैं आई आर लिख रहा हूं, इस v के जगह पर हम आई आर लिख देंगे, और एक आई टी तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो आई और आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा आर टी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, लेकिन आर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट समीकरण प्राप्त होता है। देखिए IT अगर सब में से निकाल दिया जाए, मतलब हम ये कहें कि इस पूरे समीकरण में IT से भाग दे दिया जाए, तब क्या होगा? तो EIT में IT से भाग देंगे तो E केवल रह जाएगा, VIT में IT से भाग देंगे तो केवल V रह जाएगा, और प्लस इसमें IT से भाग देंगे तो एक I तो बचेगा और ये स्मॉल r। ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, इस फार्मूले से यही पता चलता है कि सेल का टोटल विद्युत वाहक बल तो E है, लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो बाहर कितना वोल्ट निकला V, और अंदर कितना वोल्ट गिरा I R। दोनों को मिला दिया जाए तो सेल द्वारा दी गई एक कूलाम आवेश को ऊर्जा होगा ये। और इसको हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसको आप याद रखेंगे, इस पर आधारित निश्चित रूप से यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, नकारा नहीं जा सकता। तो इस पर एक न्यूमेरिकल की बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना तय है। और ये इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया V
इसी फार्मूले को कुछ अन्य रूप में हम देखना चाहते हैं तो ई, यहां से काम कीजिए, आप आई आर को बाएं साइड में लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ई तो अपने स्थान पर है, भी को दाहिने लाइए माइनस हो जाएगा, और फिर यहां से आप आर निकालिए, आर बराबर क्या होगा, आई बराबर भी निकाल सकते हैं, तो ई माइनस भी अपॉन आई हो जाएगा। आई, आई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप फार्मूला जानते हैं, भी इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, भी अपॉन आर, तो आप इस आई के जगह पर भी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो जब भी अपॉन आर लिखेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, देखिए यहां पर आ जाइए, आर इज इक्वल टू ई माइनस भी तो हो गया, लेकिन यहां पर आप क्या लिख रहे हैं, भी अपॉन आर, यहां पर हमने लिख दिया भी अपॉन आर, तब ये क्या हो जाएगा, ओके, तब ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ई माइनस भी अपने जगह पर तो रहेगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है भी अपॉन आर, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि तो उल्टा हो जाएगा, और आर अपॉन भी हो जाएगा। इसको और अगर क्लियर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, ओके, ई में भी से भाग दे दीजिए, ई अपॉन भी हो जाएगा, ठीक है, और इस भी में भी से भाग दीजिए, माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए एक ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट इसको भी लेकर के, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि बाह्य परिपथ का विभवांतर कितना है, ये आपको पहले से मालूम है, आपको मालूम है कि विद्युत वाहक बल का मान क्या है, आपको मालूम है कि कितनी धारा बह रही है, तो आप डायरेक्ट इसी को लेकर के आर आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। लेकिन यही फार्मूला यह भी है, लेकिन थोड़ा दूसरे रूप में है। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का ये एक फार्मूला हो गया, लेकिन इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए थोड़ा हम यहाँ पर धारा की बात करेंगे, जैसे आई आर इज इक्वल टू ई माइनस भी है, तो आई अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो ई माइनस भी अपॉन आर, ये फार्मूला बन जाएगा, ओके। अब चलिए यहां पर अगर देखा जाए ई, ठीक है, तो यहां से अगर हम ई निकालना चाहें, कई तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा भी प्लस आई आर। अब भी है, यहां पर अगर हम आई कैपिटल आर यूज कर दें, ठीक है, और आई को कॉमन ले लें, ओके, ठीक है, और आई इज इक्वल टू करें तो क्या होगा, आई बराबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, तो देखिए आई बराबर होगा, ई को तो ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे ये आ जाएगा आर प्लस आर, सॉरी एक आर कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। इस तरह से एक फार्मूला और आता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, यानी कि करंट जो यहाँ से विद्युत धारा जो निकल रही है, इस विद्युत धारा का मान अगर निकालना है आपको, तो विद्युत वाहक बल हमको चाहिए यहाँ पर उसका मान, और प्लस इसका आंतरिक प्रतिरोध भी जरूरी है, और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध भी जरूरी है। तो अगर आपको मालूम है कि विद्युत वाहक बल का मान क्या है, आपको मालूम है कि बाह्य प्रतिरोध कितना है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो आप इस सूत्र की सहायता से वो सेल कितनी धारा देगी ये आप निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ टाइम आउट का समय हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद जब हम कल मिलेंगे तो एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, किरचॉफ का नियम। तो कल हमें पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।
ताकि नया जो भी नोटिफिकेशन आए आपको समय से मिलता रहे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सदानंद सिंह GGP। आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ सदानंद सिंह GGP टाइप कीजिए, मेरा चैनल खुल जाएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY 123 है। धन्यवाद।